morning, student. As we all know, we are at home due to the pandemic of COVID-19. But our time is precious and it is running out quickly. So we must start now. It is too late. यही कारण है कि हमने एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर प्रारंभ किया है। केमिस्ट्री का जो 11th का सिलेबस है वो आपके सामने ये है। आपको मैं डेली लेक्चर के माध्यम से वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस सिलेबस को पढ़ाने का प्रयास करूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका टाइम कि बाहर निकलना नहीं है इसलिए घर में रह के ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आप NCERT टेक्स्ट बुक कहीं से भी खरीद लें, मंगा लें, क्योंकि NCERT बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। सो एंड वी विल स्टडी द बुक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन। ओके, तो जो सिलेबस हम लोगों को मिला है 11th क्लास में पढ़ने के लिए, उस सिलेबस को अगर हम 3 भाग में बांटे, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे ये है सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चौथा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। पांचवा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। छठा थर्मोडायनेमिक्स और 7वां चैप्टर इक्विलिब्रियम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को सेकेंड चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़ना है, 3 ग्रुप पढ़ना है 11th में। कौन तो ग्रुप 13, 14 और 15। एक इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बड़ा है। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि 12th में जाने के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो EVS हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वो हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ यहाँ नहीं है। अब इस इतने बड़े सिलेबस को हम लोगों को स्ट्रैटेजिक वे में इस तरह से पढ़ाई करनी है कि चीज़ें अच्छी से आसानी से समझ में भी आ जाए और हमारा समय भी बचे। इसके लिए हेल्प के रूप में आप NCERT टेक्स्ट बुक ले लेंगे। NCERT टेक्स्ट बुक 2 वॉल्यूम है 11th के लिए, वॉल्यूम 1 and 2, और एक न्यूमेरिकल का बुक ले लेंगे। न्यूमेरिकल का बुक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे RC मुखर्जी, किसी को अगर है पढ़ने का मन तो RC मुखर्जी ले सकता है। किसी को और एडवांस पढ़ना है तो वो N अवस्थी ले सकता है। अवस्थी तो आज के टाइम के हिसाब से ये अवस्थी बेटर है ना। एक बुक आप ले लेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सिलेबस को। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है वो है सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1। सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चे? तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। पूरे केमिस्ट्री का ओवरऑल कंसेप्ट है। इसी के आधार पर हम लोग पूरे केमिस्ट्री का अध्ययन पूरा 2 साल करेंगे, 11th और 12th। इसमें जो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है वो है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। 3 लॉ पढ़ाया गया था 9th क्लास में, लेकिन यहाँ 5 लॉ हैं। इन लॉ को लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इसलिए कहा गया है बिकॉज दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग देयर कम्बिनेशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दे कम फ्रॉम कम्बिनेशन एंड हेंस कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। बच्चे इसमें 5 लॉ हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे पहले कि केमिस्ट्री में कोई लॉ नहीं था, ये पहला लॉ है जो कि केमिस्ट्री में दिया गया है। किसके द्वारा? तो लैवोइजियर के द्वारा। इसीलिए लैवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है बच्चे। यह लॉ कहता है, बड़ा सीधा सा लॉ है, ये कहता है
मास इज कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट टू थिंग, वन इज रिएक्टेंट एंड अदर इज प्रोडक्ट। सो इफ द मास शुड बी mass has to conserve during the chemical reaction, that means the total mass of reactant must be always equal to total mass of product. For example, H2 plus O2, what? 2H2O, this is 4 gram, this is 32 gram and this is 36 gram. So 4 plus 32, this is 36 gram. So mass is conserved. Again, CaCO3 on decomposition, on heating, gets decomposed to CaO plus CO2. This is 100 gram, this is 56 gram and this is 44 gram. The addition of these two gives 100 gram. So this is equal. That means there is no loss in mass during the chemical reaction. So mass is always conserved. This is the first law. Second law is law of definite proportion. Law of definite proportion किसने दिया? तो ये दिया प्राउट ने। प्राउट नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया। ये लॉ कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के द्वारा एक डेफिनेट रेशियो में कम्बिनेशन के उपरांत बनता है। यानी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, चाहे उस कंपाउंड को जैसे भी बनाया जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे H2O एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है बच्चे? क्योंकि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशियो फिक्स है। कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है? 2:16 यानी 1:8। यानी जब कभी भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 रेशियो में मिलाएंगे तभी जाके वाटर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब है कि वाटर का कंपोजिशन हमेशा यानी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। तो ये दूसरा लॉ है। रेस्ट 3 लॉज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, बुक्स का आर्गुमेंट कर लेंगे और साथ साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे भी और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।